नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों का भी अपडेट देते हैं और मानसून का भी हाल बताते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और केरिया कमोडिटी से अजय केरिया है। साथ ही हमारे साथ S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से पुलकित अग्रवाल भी होंगे, जिनसे हम क्रूड ऑयल मार्केट का आउटलुक समझेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें, आज किस तरह का एक्शन पूरे ही ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हल्की तेजी यहां पर है। चांदी 73,800 के आसपास 200 की तेजी और 59,000 के बेहद करीब सोना कारोबार कर रहा है। कच्चा तेल बेहद सीमित दायरे में $84.5 के आसपास। ब्रेंट क्रूड का भाव 6,600 रुपए के ऊपर। MCX क्रूड यहां पर भी सुस्ती ही दिख रही है। नेचुरल गैस हल्की नरमी है, 220 रुपए के करीब MCX पर कारोबार हो रहा है। कॉपर 735 रुपए के पास, यहां पर तेजी बढ़ी है। बाकी एग्री मार्केट की अगर चाल देंगे तो मेंता जहां पर फिर से गिरावट दिख रही है, काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, दोनों तरफ की चाल यहां पर दिख रहे हैं। आज 2.5% की गिरावट है, 1025 के आसपास, लेकिन उत्पादन कम रहने की खबर है। और जो सिंथेटिक मेंता की जो सप्लाई पिछले दिनों जो बढ़ी थी, उसके मुकाबले अब लग रहा है कि जो उत्पादन है वो काफी कम है, उससे यहां पर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिख रही है। हल्दी की बात करें तो यहां पर भी गिरावट है, 2.5% तक की नरमी दिख रही है। जीरा यहां पर भी दबाव है, 54,200 के आसपास। धनिया दायरे में है, हल्की तेजी दिख रही है, 7,050 रुपए के आसपास। ग्वारसीड और ग्वारगम 12,700 पे ग्वारगम और 6,150 रुपए पर ग्वारसीड है, दोनों में ही दायरे में कारोबार हो रहा है। चलिए मानसून का भी एक चेक ले लेते कि मानसून की स्थिति अब तक क्या रही है। मानसून 1 जून से 28 अगस्त तक, यानी अब तक के जो मानसून सीजन के आंकड़े हैं वो सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 45% कम बारिश हुई थी। अगस्त में अब तक 40% कम बारिश हुई है, यानी पूरे अगस्त के महीने का 40% डेफिसिट है। केरल की डेफिसिट अब बढ़कर 48% हो गई है और बिहार की डेफिसिट में हालांकि कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी 25% की डेफिसिट है। झारखंड की भी डेफिसिट कम हुई है, लेकिन अभी भी 35% सामान्य से कम बारिश हुई है। यूपी की डेफिसिट 14% है, MP की भी डेफिसिट बढ़कर 12% हो गई है। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी डेफिसिट है, चिंता की बात है। और अगस्त की में जो कम बारिश हुई है उससे चिंता और बढ़ गई। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ एरियाज है उसमें बिहार झारखंड है, वहां की डेफिसिट में कमी जरूर दिख रही होगी, लेकिन ओवरऑल जो देश भर का मानसून है वो अगस्त के महीने में काफी चिंता बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सोने और चांदी के दाम अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। MCX पर 59,000 और कॉमेक्स पर $1955 के करीब है। केरिया जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से आपने फेड की कमेंट्री भी आपने सुना था जैक्सन होल में, महंगाई उनके लिए अभी भी बड़ी चिंता है। क्या लग रहा है ऐसे दौर में महंगाई स्टिकनेस भी दिखा रही है, जो 9% तक के जो लेवल दिखे तो वहां से गिरकर 3-4% तक तो फटाफट से आ गई महंगाई की दर है, लेकिन उसके बाद से वहां से नीचे लाना काफी मुश्किल है, अभी भी टारगेट के ऊपर है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की रहेगी और क्या कनेक्शन है महंगाई से? गुड मॉर्निंग विश्वान जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते के जो जैक्सन होल में जो मीटिंग था वो काफी इंपॉर्टेंट था सभी सेंट्रल बैंक से। एक फेड का भी जो ओवर टोन था, जो पहले अब तक काफी सीवियरली हॉकिश हुआ करता था, वो धीरे धीरे डॉविश हो रहा है। ECB से भी हम देख रहे हैं कि टर्मिनल रेट अगेन आगे जाके थम सकती है, जिसकी वजह से हमें लगता है आने वाले टाइम में गोल्ड को मजबूती मिलेगी। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि गोल्ड और इन्फ्लेशन, डेफिनेटली दोनों का कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी कहा जाता है। जब भी इन्फ्लेशन रहती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को बेनिफिट मिलता है। पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन भी एलिवेटेड लेवल्स पे रहा है और उसका पूरा सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते 1920 के ऊपर अच्छे से गोल्ड ट्रेड कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक में 58.5 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। मुझे समझ में आता है कि जो फेड आगे इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था एग्रेसिवली, वो अब सितंबर अक्टूबर में नहीं दिखाई दे रहा है। नवंबर में हाई पॉसिबिलिटी के 0.25 का रेट हाइक और हो सकता है, जो मार्केट इस वक्त डिस्काउंट करके चल रहा है। तो मुझे लगता है कोई बड़ा ऐसा थ्रेट नहीं है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी 104.60-70 तक का लेवल दिखाने के बाद अब 104 के नीचे आना चालू हो चुका है। और ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं डॉलर पे और दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो पहले कंसर्न बना हुआ था गोल्ड को,
वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और सोने और चांदी दोनों में ही तेजी रहेगी। तो सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 58,800-850 का रेंज अच्छा है लेने के लिए, जो 59,200 तक का टारगेट दिख जाएगा। बट करंट लेवल से अगर कोई 2 से 3 महीने की अवधि के लिए एंट्री करता है तो मुझे लगता है 58,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। हायर साइड पे 62,000 तक का लेवल बेयर मिनिमम हम अक्टूबर मिड तक या अक्टूबर एंड तक देख पाएंगे। तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर को लेकर है। भाविक, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की यहां से रहेगी और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। आई थिंक ट्रेडर्स के लिए तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो काफी रेजिलिएंट है, कि जहां पे लास्ट वीक भी हमने देखा था कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी बढ़ी थी, बट गोल्ड सिल्वर में मुझे इतना करेक्शन नहीं देखने लगा। और आई थिंक सपोर्ट जो है वो 1870 से भी $1,900 के करीब आ चुका है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि ये भी काफी डेटा है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें, मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर दोनों में बाय कर सकते हैं। गोल्ड में सबसे पहले अगर देखें तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 58,820 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 59,150 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,670 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में लास्ट वीक हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, और इस बार भी अगर हेज पोजीशन देखें तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद पहली बार नेट लॉन्ग पोजीशन हुआ है। मुझे लग रहा है कि चांदी में भी ये जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रहेगी, तो चांदी में भी अराउंड 73,200 पे लॉन्ग कर सकते हैं 74,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,880 का। ओके, तो ये भी गोल्ड सिल्वर पर आपकी है। दिव्या, आप अपनी कॉल बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर पर। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं गोल्ड की बात करूं टेक्निकली तो कुछ दिनों से 58,000 से लेके 59,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक जो मीटिंग हुई उसमें फेड ने जो स्टेटमेंट दिया कि उनका जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है उनका मेन टारगेट है, और उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े टाइम के लिए एलिवेटेड लेवल पे रह सकते हैं, और उनका जो भी आगे जाके जो अप्रोच होगा वो डेटा डिपेंडेंट होगा। डेटा को देख के लोग देखेंगे कि उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करना है कि नहीं कर रहा है। पर ऑल इन ऑल जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट में, इसलिए हमें कुछ ज्यादा अफरा-तफरी देखने नहीं मिली गोल्ड के अंदर। ये भी हमने देखा कि गोल्ड में जो है नीचे के लेवल से थोड़ी सी बाइंग देखने मिली है। मेन रीजन ये कि डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा कमजोर हुआ है। डेली कैटेगरी में देखूं टेक्निकली तो थोड़ा सा ब्रेकआउट आया हुआ है। ओवरऑल गोल्ड मुझे नियर टर्म में पॉजिटिव दिख रहा है। 58,700 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 58,500 का रखे और टारगेट ऊपर में 59,000 का मेंटेन करें। और मैं चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी हमें अच्छी चाल देखने मिली। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। टेक्निकली मैं अगर बात करूँ तो काफी दिनों से सिल्वर जो है 74,000 के ऊपर सस्टेन कर नहीं रहा है। 74,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर जो है हम 74,100 के ऊपर ही बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 73,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 74,500 का मेंटेन करें। तो ये व्यू आप खरीदारी की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। सोना खरीदे 58,700 पे 59,000 का टारगेट है, और चांदी भी खरीदारी की सलाह दिव्या गरलानी दे रही है। जो लेवल्स है 14,100 पे खरीदे 74,100 पे खरीदे 74,500 का टारगेट और 73,800 का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। आज कीमतों में तो काफी स्थिरता दिख रही है, लेकिन क्या किस तरह के इंटरनेशनल मार्केट में ट्रिगर बन रहे हैं, आगे की चाल क्या हो सकती है, बात करने के लिए हमारे साथ पुलकित अग्रवाल हैं S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। शुक्रिया पुलकित, आपने वक्त निकाला फिर से एक बार। सबसे पहले चाइना से शुरुआत करते हैं पुलकित, क्या लग रहा है वहां के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, किस तरह के डेटा निकल के आ रहे हैं, रिकवरी के कुछ साइन दिख रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर जिस तरह की चिंता है, तमाम वहां पे फाइनेंशियल मार्केट को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, स्टैंप ड्यूटी को आधा किया गया, लेकिन अभी भी काफी चिंता है। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन को लेकर चिंता है, दूसरा कर्ज के जो बर्डन बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा एवरग्रांडे 17-18 मंथ्स के बाद ट्रेडिंग शुरू हुई, 87% तक भाव टूट गए। तो मार्केट में चिंता तो आई, अभी तक जो डेटा भी आ रहे हैं वो भी रिवाइवल के संकेत नहीं मिल रहे हैं। रिफाइनिंग के जो नंबर्स हैं वहां पे वो भी लग रहा है कि फर्स्ट जो हाफ था उसके मुकाबले सेकेंड हाफ कमजोर रहने वाला है। जो प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी कमजोर रहेगी। वहां की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी ने ऐसे संकेत दिए हैं। क्या लग रहा है इसके बीच में चाइना से कब तक रिवाइवल की उम्मीद करे और क्रूड की क्या चाल रहेगी? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, जहां तक चाइना की बात है,
तो देखिए, जैसा इस साल की स्टार्टिंग में सबको उम्मीद थी कि चाइना एक बहुत बड़ा डिमांड कंट्रीब्यूटर रहेगा इस साल के लिए, ऑल्दो चाइनीज डिमांड के जो एस्टिमेट्स हैं वो जैसे जैसे साल बीतता गया और जैसे आपने सही कहा, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस डिटीरियोरेट होती रही चाइना में, तो थोड़ा उनमें करेक्शन तो आया है, लेकिन अभी भी चाइना एक पूरे 2023 के लिए 0.9 मिलियन बैरल्स पर डे के जो S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट का एस्टिमेट है कि चाइना की डिमांड ग्रोथ फॉर ऑयल अभी भी लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास रह सकती है। जहां तक इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि एक इकोनॉमिक स्लोडाउन से एक नेचुरल इम्पेडिमेंट तो है डिमांड ग्रोथ के लिए। हालांकि ये भी देखा गया है कि बीते 2 महीने में मोबिलिटी डिमांड काफी अच्छी रही है चाइना में, तो और स्पेशली एयर मोबिलिटी डिमांड काफी अच्छी चल रही है, डिस्पाइट कि वहां पर जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। दूसरा एक बड़ा डिमांड फैक्टर है जो है पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो चाइना में इस साल काफी नए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स ऑनलाइन आए हैं, जिसकी वजह से नई डिमांड भी क्रिएट हुई है उन प्लांट्स की तरफ से, इवन दो उस सेक्टर में मार्जिन्स काफी खराब है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोबिलिटी और पेट्रोकेमिकल डिमांड एक्सपेंशन की वजह से हमारे पूर्व एस्टिमेट्स ऑफ ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल्स पर डे डिमांड ग्रोथ के काफी हद तक इंटैक्ट है। थोड़ा हमने भी डाउनवर्ड रिवीजन किया था अपने डिमांड एस्टिमेट्स में हमारे एनालिस्ट ने, बट मोटा मोटी तौर पर एस्टिमेट्स इंटैक्ट हैं। जहां तक जनरल क्रूड ऑयल मार्केट की बात करें तो क्रूड ऑयल मार्केट्स इस अगस्त के महीने में काफी तेज रही हैं। 104 मिलियन बैरल्स पर डे से ऊपर की डिमांड हमें देखने को मिली है अगस्त महीने में, जो कि काफी ज्यादा है। और याद रखिए उस समय पर आई है जबकि सऊदी और रशिया मिलकर 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे का वॉलंटरी कट भी कर रहे हैं। तो जो करंट डिमांड सप्लाई सिनेरियो है, वो प्राइसेस को काफी हद तक जस्टिफाई भी करता है। पुलकित, छोटा एक और जवाब दीजिएगा, जो ये तूफान है इडालिया जो फ्लोरिडा में जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसका उत्पादन को उस पर क्या असर होगा यूएस में? कहा जा रहा है कि वहां के जो वेस्टर्न पोर्ट्स के जो इलाके हैं वहां पर दिक्कत हो सकती है, पावर आउटेज की भी खबर आ रही है कि वहां पर पावर आउटेज भी देखने को मिल सकता है। उसका कितना असर होगा? और वहां रिग्स काउंट जो कम हो रहा है वो उस फ्रंट पर क्या अपडेट है? देखिए, 2 सवाल हैं आपके। एक तो जहां तक तूफान की बात है तो यूएस का ईस्टर्न कोस्ट, फ्लोरिडा कोस्ट काफी हद तक वो काफी हद तक आदी हो चुका है इस तरह के तूफानों से, अनलेस कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ना हो। टिपिकली हमने देखा है कि अगर कोई मेजर डिसरप्शन होता भी है तो वो 1 या 2 दिन के बाद सेटल हो जाता है। तो फिलहाल कोई हमारे ऐसे प्रोजेक्शंस नहीं है कि इस वजह से यूएस सप्लाईज में एक बड़ा कट देखने को मिलेगा। आपका जो रिग काउंट का सवाल है, जी बिल्कुल, देखिए रिग्स जो है वो इस साल की स्टार्टिंग से 150 रिग्स फॉल डाउन हुई है यूएस में, और जिसमें से कि 87 केवल पिछले 4 महीनों में आई हैं। इसका मुख्य कारण लॉट ऑफ M&A एक्टिविटी, जो मर्जर एंड एक्विजिशन की एक्टिविटी यूएस मार्केट्स में हो रही है, उसको बताया जा रहा है। जहां तक यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की बात है, हालांकि रिग्स जो है वो गिर रही हैं, लेकिन यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन लगातार हमने नए रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले हैं, और अभी फिलहाल 13 मिलियन बैरल्स पर डे से ऊपर का यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन चल रहा है, जो कि इवन विद द फॉलिंग रिग काउंट एनवायरनमेंट आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना है। पुलकित, एक और छोटा जवाब, मैं रूस की जो सप्लाई भारत और चीन में हो रही थी उस फ्रंट पर क्या अपडेट है? देखिए, उस सप्लाई में थोड़ी कटौती तो आई है अगस्त महीने में। सितंबर महीने में थोड़ा उसमें शायद जंप आ सकता है, क्योंकि जो रशिया ने जो अगस्त में वॉलंटरी प्रोडक्शन कट किया था 0.5 मिलियन बैरल्स पर डे, उसके कारण क्वांटिटी और प्राइस लेवल्स दोनों ही, क्वांटिटी नीचे गई है और प्राइस लेवल्स थोड़े ऊपर आए हैं। प्लैट्स
के डीएपी इंडिया प्राइस जो है वो अभी माइनस $5.5 प्रति बैरल डिस्काउंट टू डेटेड ब्रेंट चल रही है, लैंडेड एट इंडियन वेस्ट कोस्ट, जो कि डिस्काउंट्स में एक तरीके से देखा जाए तो काफी कमी आई है बीते कुछ महीनों के दौरान, क्योंकि रशिया जो ये सप्लाई कट किया है, ये करने वाला है, ये किया है, और सितंबर महीने में रशिया इस कट को थोड़ा नॉर्मलाइज करेगा, वो 0.3 मिलियन बैरल्स पर डे पे जाएगा। तो हो सकता है आने वाले महीने में हमें थोड़ी सी सप्लाई में वापस जो रशिया, इंडिया और चाइना ले रहे थे उसमें वापस थोड़ा सा जंप देखने को मिले। हालांकि जितनी सप्लाईज मई महीने में ली थी इंडिया ने, शायद उतनी सप्लाईज हमें आगे अगले 1-2 महीने में ना देखने को भी मिले। ओके, शुक्रिया पुलकित पूरी डिटेल्स बताने के लिए। फंडामेंटल जो ग्लोबल सिनेरियो है कच्चे तेल को लेकर वो क्या चल रहा है उस पर अपडेट देने के लिए। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। केडिया जी, फंडामेंटल्स की काफी बात हो गई, ग्लोबल सिनेरियो को आपने सुना S&P ग्लोबल से कि किस तरह का सिनेरियो बन रहा है। ट्रेडर्स अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, किन लेवल पे खरीदे, या अगर बेचना हो किसी को तो किन लेवल पे बेचना चाहिए MCX क्रूड को? बिल्कुल, फंडामेंटल में अगर देखें तो काफी मिक्स व्यू दिखाई देने लग गया है कच्चे तेल में। नो डाउट हमने देखा कि जो चाइना से उम्मीद थी वैसे नंबर्स नहीं आए, साथ में ईरान, वेनेजुला, यहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है डिस्पाइट जो सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो एक तरफ सभी जगह से कोशिश की जा रही है कच्चे तेल को नीचे लाए, वहीं दूसरी ओर हरिकेन ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो आया है वो भी इम्पैक्ट करेगा। साथ में हमने देखा कि जो सऊदी और रशिया वो प्रोडक्शन कम है, तो टग ऑफ वॉर सिचुएशन रहेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप नहीं तो बड़ा फॉल भी नहीं है। प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे 6700 पे बेच के चलिए, जंप पे 6820 का स्टॉप लॉस रखिए, 6520 तक के लेवल मिल जाएंगे। तो एक दायरा है कुल मिलाकर जो 6500 से 6800 का जो दायरा है, इसी में मार्केट अगले 2 दिन तक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिव्या, आप अगर ऑप्शन में कुछ रणनीति बता पाए, क्या करना चाहिए? पुट ऑप्शंस में कुछ रणनीति बताएं क्रूड को लेकर। हाँ, कच्चे तेल की मैं बात करूं तो न्यूज की वजह से ये डिस्कस हुआ है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है। एक तरफ हरिकेन का सिचुएशन है, अगर वो हरिकेन हिट करता है तो प्राइस में तो बूस्टअप मिल सकता है। दूसरे तरफ जैसे कि चाइना के जो बिगेस्ट रिफाइनरी ने बयान दिया कि जो सेकेंड हाफ में उनका जो डिमांड है वो स्लोअर पेस पे ग्रो होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। और साथ साथ में इराक, तुर्की के जो एनर्जी मिनिस्टर है उसने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इराक की जो पाइपलाइन है उसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जल्दी 0.5 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन है वो रेज्यूम हो जाएगा, तो मार्केट में एक्सपोर्ट आ जाएगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो है साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा कच्चा तेल। हम लोग बेच के चल सकते हैं हायर लेवल पे। 6600 का जो पुट ऑप्शन है वो 160 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 130 का रखें और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। यहाँ पे पुट खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। क्रूड में 6600 स्ट्राइक की पुट खरीदे 160 पे 200 के टारगेट के लिए। एनजी की बात कर लेते हैं। एनजी में कुछ ऑप्शंस में रणनीति है क्या दिव्या आपके पास? एनजी में बात करूं तो काफी चंचल कमोडिटी है, हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने मिलती है। कल भी हमें एक अच्छी रैली देखने मिली, वन प्राइजेस जो है लो लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है हायर लेवल पे। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो एक रेंज में कारोबार कर रहा है 210 से लेके 230 के आसपास। नेचुरल गैस हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 210 का जो कॉल ऑप्शन है वो 17 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 14 का रखें और टारगेट ऊपर में 21 का मेंटेन करें। अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर तीनों में ठीक ठाक तेजी दिख रही है। 199 रुपए 40 पैसे पे एल्युमिनियम है, जिंक 216 रुपए 45 पैसे पे, कॉपर 735 रुपए के करीब। भाभी, क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में आज? मुझे जिंक पसंद आ रहा है क्योंकि जिंक में हमने अच्छी एक रैली देखने को मिली है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 210 से 216 के करीब। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि एटलीस्ट ये रैली कंटिन्यू रहेगी क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है। हालांकि हेडविंड है जरूर से चाइना की इकोनॉमिक वोज, बट ओवरऑल अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 215.50 के करीब बाय कर सकते हैं 218.50 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 214 का। ओके, 218.50 के टारगेट के लिए जिंक खरीदे, 214 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। केडिया जी, आप क्या पसंद कर रहे हैं? जिंक आपको कैसा लग रहा है यहां पर? केडिया जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, अनम्यूट करके जिंक पर बताइए कि क्या करना चाहिए।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक में अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है मार्केट के अंदर, चाइना के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसके चलते कॉपर ने अच्छी रैली कर दी, लेकिन जिंक ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, अगर 213-14 के करीब मिलता है वहां पे लेके चलना चाहिए। जो हायर साइड में मुझे लगता है 212 तक का लेवल दिखा देगा। चाइना से फर्दर और भी स्टेप लिए जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एक तेजी कंटिन्यू रहेगी। अब कॉपर और एल्युमिनियम इन दोनों काउंटर में दिव्या क्या करना चाहिए? 735 के आसपास है कॉपर और 199 रुपए 40 पैसे पे एल्युमिनियम है। करंट भाव पर दोनों काउंटर में क्या करें? मुझे थोड़ा सा करंट लेवल पे ओवरबॉट लग रहा है कॉपर, तो हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं कॉपर में 730 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 727 का रखे और टारगेट ऊपर में 734 का मेंटेन करें। और एलिमेंट भी काफी टाइम से 197 198 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वो भी थोड़ा सा चार्ट पर पॉजिटिव दिख रहा है, तो 198 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 197 का रखे और टारगेट ऊपर में 199.50 का मेंटेन करें। ओके, तो कॉपर एल्युमिनियम 199 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए एल्युमिनियम खरीदे। जो बाइंग का लेवल है वो करंट लेवल से 1.5 रुपए नीचे 198 के आसपास खरीदे। कॉपर 730 रुपए, यहां से 4-5 रुपए नीचे आए करंट लेवल से, तब खरीदे 734 रुपए के टारगेट से। एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। एग्री मार्केट में केडिया जी आज हल्दी में काफी मुनाफा वसूली दिख रही है, जीरा भी कमजोर है, धनिया में मामूली तेजी है, दायरे में ही कह सकते हैं, तेजी तो नहीं है, यहां पर भी अब धीरे धीरे गिरावट बढ़ रही है। 1% अब नीचे धनिया का वादा आ गया है। क्या करना चाहिए? आज मुनाफा वसूली का दिन है मसालों में, क्या करें आप? विजय जी, आज पर्टिकुलरली मुनाफे वसूली का दिन ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कंटिन्यू सितंबर मंथ में गिरावट ही रहेगा। उसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी की सीजनैलिटी आप उठा के देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में कभी भी सितंबर में तेजी नहीं आई है। जो तेजी थी वो सोइंग को लेकर थी, मानसून को कंसर्न लेकर था, तो ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुका। 18,000 का ऑलरेडी भाव दिख चुके हैं। तो मुझे लगता है हल्दी में इमीडिएट में तो प्राइस 14,500, बट ओवरऑल लग रहा है कि 13-13.5 तक के भी लेवल हल्दी में देख पाएंगे, क्योंकि जो रैली आई थी वो अब पॉइंट्स जो थे वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है। वहीं धनिया में कैरियर स्टॉक हमारे पास काफी अच्छा है। जिस ढंग से जीरा और हल्दी में तेजी आई थी, उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट धनिया में भी पड़ा था। नो डाउट एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि करेक्शन मोड धनिया में भी रहेगा। हाँ, सोइंग के जैसे जो आंकड़े आएंगे, सोइंग में कमी आएगी, वो धनिया को सपोर्ट करेगा, बट टाइमिंग 6,900 का लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। लास्ट अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल डेफिनेटली मजबूत है, क्योंकि नया माल, नया प्रोडक्शन मार्च में आएगा, बट शॉर्ट टर्म में ग्लोबल मार्केट में सप्लाई भरपूर है एज ऑफ नाउ, जो डिमांड के मुकाबले होनी चाहिए। एंड स्विंग इस बार अच्छे रहने चाहिए, उसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा। अगर प्राइसेस ने ये हफ्ते में 55,500 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो 51,500 तक के लेवल हम जीरे में भी आते हुए देख पाएंगे। ओके, तो ये व्यू हल्दी और धनिया को लेकर इनकी जो कॉल है, 7,100 रुपए पे आपको धनिया बेचना है, 6,900 के टारगेट के लिए। टर्मरिक 15,000 पे बेचे, 15,300 का स्टॉप लॉस लगाए, 14,500 के टारगेट के लिए। भाविक, आपकी सलाह क्या होगी मसालों पर? जी, मसाले में मुझे भी लग रहा है कि कंटिन्यू करेगा ये प्लस करेक्शन, और मुझे लग रहा है कि हल्दी में ही बिकॉली करके जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ओवरऑल 1400 से 13,800 तक का मुझे लग रहा है कि नीचे के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो हल्दी में मेरी भी शॉर्ट की सलाह रहेगी 15,000 के करीब। टारगेट नीचे रहेगा 13,800 का और स्टॉप लॉस रहेगा 15,800 का। कैस्टर में क्या करे भाविक, किस लेवल पे क्या करे? 6150 के आसपास है कैस्टर का भाव, क्या करना चाहिए? आई थिंक कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक टॉप बन चुका है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि और करेक्शन आ सकता है। तो एक बार थोड़ा कैस्टर ऊपर आता है अराउंड 6190 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 6110 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6260 का। ग्वार सीड और ग्वारगम दायरे में है केडिया जी, लेकिन अब क्या लग रहा है, जिस तरह से कम बारिश हुई है, चिंता काफी ज्यादा है, फसलों के नुकसान, भारी नुकसान की खबर आ रही है, क्या करें? देखिए, डर का माहौल बना हुआ है, बिकॉज जब भी 64-65 का भाव जाता है इमीडिएटली हेजर्स एक्टिव हो जाते हैं और बार बार में सेलिंग प्रेशर। बट ध्यान रखिए, मानसून काफी विकेट स्थिति में है और हमने प्रोडक्शन के नंबर्स भी देख रहे हैं जो काफी कम है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गवार सीड ग्वारगम दोनों ही काफी बुलिश है। नो डाउट 6100-6150 का रेंज मिलता है, वहां पे बेहतरीन बाइंग बन सकती है। इमीडिएट टारगेट तो 6350 का है, बट महीने भर का व्यू लेके चलेंगे तो मुझे लगता है 6600 का लेवल जो जनवरी में हाई मारा था वो तोड़ता हुआ दिखाई देगा। की भी अगर हम बात करें तो 12,400, 12,300 का जोन काफी अच्छा है लेके चलने के लिए, जो ऊपर में 12,850 का लेवल तोड़ के 13,200 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल काउंटर पे बाइंग पोजीशन बना के चलना चाहिए। केडिया जी, वक्त कम है, छोटा सा जवाब एक चाहूंगा। आज एक अहम बैठक है महंगाई को लेकर, सरकार इतना सतर्क क्यों है? लगातार बैठक पे बैठक हो रही है, एक के बाद एक आप देख ही रहे हैं किस तरह से एग्री कमोडिटी को लेकर फैसला हो रहा है, आपको क्या लग रहा है?
ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से इन्फ्लेशन का कंसर्न है इंडिया में अभी तक रहा नहीं, पर जिस ढंग से हमने मानसून एल नीनो का इम्पैक्ट देख रहे हैं तो गवर्नमेंट पहले से ही इस चीज की तैयारी करी, जिसके चलते जो स्टेप्स चाहे चावल में, व्हीट में, शुगर में हमने स्टेप लेते हुए देखे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो आई थिंक ये उसी के तहत आज का मीटिंग भी है और ओवरऑल मुझे लगता है एग्री मार्केट पे इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट कंटिन्यूस एक्शन लेती हुई चलेगी। अहम बैठक है सरकार की, सरकार लगातार फोकस है जिसमें आरबीआई के अधिकारियों के साथ उपभोक्ता मामलों के सचिव भी होंगे बैठक में और आगे के एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन एफएनओ जंक्शन के लिए ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।